हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 16। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है जाकर देख कर आओ। क्या कर रहे हो यार? तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो जिन्हों अपनी माँ को ठीक करने के बाद हंटर एसोसिएशन आ जाता है और वहीं जिन्हों देखता है कि जापान की तरफ से 10 हंटर्स आए होते हैं और उनका लीडर गोटो ryuji भी उनके साथ आता है। गोटो ryuji तभी जिन्हों को देखता है, तभी वहाँ पर हनिकावा के साथ सिम्युजिन भी आ जाती है और वो कहती है, वैसे वो ऊपर खड़ा लड़का कौन है? हनिकावा कहती है, वो साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है, उसका नाम है संग जिन्हू। गोटो ryuji भी जिन्हू को देख रहे होते हैं और वो जिन्हू का ऑरा देखकर समझ जाते हैं कि वो एक असासियन टाइप का हंटर है। तभी गोटो ryuji की बात काटते हुए हनिकावा कहती है, लेकिन सर वो तो एक मेज टाइप का हंटर है। गोटो ryuji कहते हैं, मेज टाइप ऐसा हो ही नहीं सकता। हनिकावा कहती है, लेकिन सर ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। तभी वहाँ पे होते हैं लिम टैगो और लिम टैगो जिन्हों को देखकर कहते हैं, ये तो संग जिन्हू है ना जिसने मिन्सु का डेब्यू खराब किया था। और जिन्हू के आते ही चाहिन भी समझ जाती है कि यहाँ पर हवा में काफी बदलाव आ चुके हैं। और दूसरी तरफ इसीडा के से पूछती है, हे के वो जो लड़का वहाँ पर खड़ा है वो कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है ना? के कहता है, हे इशिदा तुम मुझसे बात मत करो क्योंकि यहाँ पर इतने सारे एस रैंक के हंटर हैं कि मुझे उल्टी आ रही है। और जस्ट के बगल में ही चाहिन खड़ी होती है जो कि अपने नाक को रुमाल से ढके हुए होती है। के ये देखकर कहता है, ये लड़की जिसने अपनी रुमाल को ढक रखा है शायद ये मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर होगी, तो क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? लेकिन मैं अगर उससे बात करने गया तो कहीं वो ये ना सोच ले कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ। काश मैंने आने से पहले थोड़ी बहुत कोरियन सीख ली होती। और सभी लोग वहाँ पर मा डोंगबोक और बाइकिनो की बैटल को देख रहे होते हैं और उनकी बैटल को देखकर हनिकावा कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये दोनों कोरिया के टॉप हंटर्स हैं या फिर ये शायद मीडियम रैंक के हंटर्स हैं। लेकिन सर शायद आपके साथ रहने की वजह से मुझे इस रैंक के हंटर्स के बीच काफी डिफरेंस नजर आता है। लेकिन गोटो ryuji कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, यहाँ पर और भी बहुत सारे ताकतवर हंटर्स मौजूद हैं। गोटो ryuji ने मिस चाइन और मिस्टर गो के बीच का डिफरेंस को महसूस कर लिया होता है। हनिकावा और मिस्टर गोटो ryuji इन सब के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बंदा आता है। वो कहता है, अरे ओ तुमने अभी क्या कहा है? तुम्हें कौन से हंटर साउथ कोरिया में मीडियम लगते हैं? तुझे क्या लगा था कि मुझे अपनी समझ नहीं आएगी? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे स्कूल में मेरी सेकंड लैंग्वेज जापानीज ही थी। हनिकावा थोड़ी हैरानी के साथ कहती है, तुम हो कौन? तभी इस बंदे का असिस्टेंट चिल्लाने लगता है कि ये सवाल तुम मेरे बॉस से कैसे कर सकती हो? वो बंदा कहता है, ये यहाँ के नाइट गिल्ड के लीडर हैं और इनका नाम है पार्क जॉन-सुक। और पार्क जॉन-सुक एक ए रैंक का हंटर होता है जो कि नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। हनिकावा कहती है, मुझे माफ करिए लेकिन मैंने इससे पहले ऐसा नाम नहीं सुना। और ये सुनते ही मिस्टर पार्क जॉन-सुक का असिस्टेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो हनिकावा पे चिल्लाने लगता है, ये लड़की तुमने वो इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि मेरे बॉस एक एस रैंक के हंटर ना होकर ए रैंक के हंटर हैं और हमारा गिल्ड टॉप 5 गिल्ड में से एक है और हमारी गिल्ड के पास ए रैंक के सबसे ज्यादा हंटर्स हैं, समझी लड़की? हनिकावा जवाब देते हुए कहती है कि मैंने तो सुना है कि जेजू आइसलैंड की रेड में सिर्फ एस रैंक के हंटर से जाने वाले हैं। और ये सुनते ही उन दोनों का पारा और भी हाई हो जाता है। गोटो ryuji भी उनकी बातें सुनकर कहता है, हनिकावा आखिरकार तुम क्या बातें कर रही हो? पार्क जॉन-सुक का असिस्टेंट चिल्ला के कहता है, वो क्योंकि मिस्टर पार्क जॉन-सुक डिफेंस टीम में होने वाले हैं ताकि कोई एंट मॉन्स्टर हमारी सिटी पे अटैक न कर सके। हनिकावा मजाक उड़ाते हुए कहती है, सुनकर तो अच्छा लगा, वैसे भी किसी ए रैंक के हंटर को कोई जरूरी काम नहीं दे सकते ना? तभी गोटो ryuji कहते हैं, हनिकावा अब बस भी करो ना। तभी पार्क जॉन-सुक कहते हैं, युंटा तुम अपना मुंह बंद करो क्योंकि वो वैसे भी यहाँ पर एक ट्रांसलेटर के तौर पे ही आई है बस। हनिकावा ये सुनते ही और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। हनिकावा कहती है, अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं और मेरा नाम हनिकावा है और मैं जापान की एक ए रैंक की हंटर हूँ और यहाँ पर एक ट्रांसलेटर हूँ। तो ये मत समझिए कि यहाँ पर मैं आपसे लड़ नहीं सकती।
पार्क जॉन-सुक कहते हैं, अरे छोड़ो भी, मैं लड़कियों के मुंह नहीं लगता। हानिकावा पार्क जॉन-सुक से कहती है, तो क्या आप नॉन कॉम्बैक्ट स्टाइल यूजर हैं? और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है और ऊपर से चोई जोंग और जिनू इन दोनों की बातों का मजा ले रहे होते हैं। वो दोनों आपस में लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और इस गेम का एक ही रूल होता है कि जो भी एक दूसरे की कलाई को टच करेगा वही विनर होगा। हानिकावा भी सोच रही होते हैं कि मैं सीधा जाके इन पे पंच नहीं कर सकती, जिससे इनको मेरी कलाई को टच करने का चांस मिल जाएगा। पार्क जॉन-सुक बैटर के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके खड़े होने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि पार्क जॉन-सुक ने अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट के अंदर रखा होता है। हानिकावा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है, तो क्या आप सच में तैयार हैं? पार्क जॉन-सुक कहते हैं, चिंता मत करो, मैं अपने हाथों को तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मैं तुम्हारी कलाई को पकड़ न लूं। हानिकावा को लगता है मिस्टर पार्क अपनी स्पीड को लेकर कुछ ज्यादा ही इतरा रहे हैं और जैसे ही उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, हानिकावा पार्क जॉन-सुक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। हानिकावा उनको पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन मिस्टर पार्क जॉन-सुक तो आराम से हानिकावा के हर एक अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। हानिकावा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी वो एक अटैक करने ही जा रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसकी कलाई को किसी ने टच किया। पार्क जॉन-सुक कहते हैं, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अभी तक तुम्हें हिट नहीं किया है, वो तो सिर्फ मेरी किक का कमाल है। हानिकावा कहती है, मुझे माफ करिए, लेकिन मैं आपके एसेंट को समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप फटी हुई पैंट में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। तभी पार्क जॉन-सुक देखते हैं कि हवा में किक चढ़ाने की वजह से उनका पैंट फट गया होता है, जो कि वो देखकर बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठा के हानिकावा जैसे ही पार्क जॉन-सुक के ऊपर अटैक करने जाती है, वैसे ही पार्क जॉन-सुक अपने हाथ से हानिकावा की कलाई को पकड़ लेते हैं और ये इतनी जल्दी हो जाता है कि हानिकावा को कुछ समझ ही नहीं आता है। पार्क जॉन-सुक कहते हैं, तुमने सही कहा था, तुम्हें रियल कॉम्बैट का 0 एक्सपीरियंस है और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ बहुत सारे लफंगे घूमते रहते हैं जिनसे आए दिन हमें निपटना पड़ता है और असलियत में लड़ाई मॉन्स्टर और इंसानों में लड़ने से बहुत ज्यादा अलग होती है, समझी मिस हानिकावा? अगर तुम अपने दुश्मन की नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो तुम मर जाओगे। शुक्र करो कि मेरे पास कोई तलवार नहीं थी, नहीं तो तुम्हारे हाथ की जगह आज और भी कुछ काट देता। हानिकावा अपने हाथ को छुड़ा लेती है। तभी गोटो ryuji कहते हैं, आप दोनों का मैच बहुत ज्यादा अच्छा था। गोटो ryuji अपनी बात शुरू करते हैं और हानिकावा उनकी बात को ट्रांसलेट करने लगती है। गोटो ryuji कहते हैं, गोटो ryuji एक प्रपोजल रखते हैं, क्यों न अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए जापान के एस रैंक हंटर्स और कोरिया के एस रैंक हंटर्स के बीच एक कमाल का टूर्नामेंट रखा जाए। तभी मिस्टर गो और जिनू उतर के नीचे आते हैं। मिस्टर गो कहते हैं, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन चेयरमैन गो कहते हैं कि इस टूर्नामेंट से मेस टाइप हंटर्स और नॉन कॉम्बैट हंटर्स को हटा दिया जाए। इसके बाद बाइकिनो अपने रूल्स बताने लगते हैं कि कोई अपने ओपोनेंट को उसके नीक को पकड़ने में सक्सेसफुल होता है और उसे नॉकडाउन करने में सक्सेसफुल होता है तो वो ये मैच जीत जाएगा। बाइकिनो ये भी कहते हैं कि सब कोई अपने अपने पसंदीदा विरोधी को चुन सकते हैं और ये सारी बातें हानिकावा मिस्टर गोटो ryuji को ट्रांसलेट करके बताने लगती है। ये सब सुनने के बाद गोटो ryuji भी इस पर सहमति दे देते हैं और कोरिया की तरफ से 4 हंटर्स आगे आते हैं। वो होते हैं मिस चाहिन, मा डोंगवॉक, बाइकिनो और लिम टैगू। जापान की तरफ से होते हैं तानाका केंजू, होशिरो मिनरू, कुमामोटो आसुसी और लास्ट में होती है तवाता कानाई। और जिनू गोटो ryuji को हिस्सा न लेते देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन जिनू समझ जाता है कि आखिरकार गोटो ryuji चाहता क्या है। गोटो ryuji यही देखना चाहता था कि आखिरकार कोरिया के हंटर्स जापान के हंटर्स के मुकाबले कितने ज्यादा ताकतवर हैं। जापान और कोरिया के हंटर्स आमने सामने आ जाते हैं। डुअल स्टार्ट होने से पहले तानाका केंजो ने मन ही मन कहता है, बाइकिनो को पहले लड़ते हुए देखकर उनके फाइट स्टाइल मुझे पूरी तरीके से समझ आ चुके हैं। लेकिन वहाँ पर बाइकिनो को देखकर ये पता लग रहा था कि बाइकिनो अभी तक अपनी एबिलिटी को बाहर नहीं लाया है। और तवाता कानाई
कनाई चाहिन को अपना ओपोनेंट मान लेती है। सभी हंटर्स डुअल स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और डुअल स्टार्ट हो जाता है। मा डोंगवॉक अपनी एबिलिटी को यूज करके अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और जापानीज हंटर केंजो तावाका आपस में भिड़ जाते हैं और लिम टाइगू का मुकाबला होता है मिनोरू होशिरो के साथ। मिनोरू होशिरो बहुत तेजी के साथ लिम टाइगू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। उसकी स्पीड को देखकर लिम टाइगू कहता है वो कितना ज्यादा तेज है। वो अपने मन ही मन कहते हैं क्या मिनोरू का हथियार उसकी स्पीड है या फिर और भी कुछ है। लिम टाइगू क्लोज फाइट में बहुत ज्यादा कमजोर रहते हैं, इसीलिए वो उससे दूरी हट जाते हैं। पीछे हटते ही अपने मैजिक एरो से उसके ऊपर अटैक करते हैं। मिनोरू अपनी स्पीड की वजह से उन एरो को डॉच कर लेता है और लिम टैगू का ये एरो बाकी सारे जापानीज हंटर्स के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर देता है। वो सभी जैसे तैसे करके लिम टैगू के एरो को डॉच करते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर गो जिम की हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर गो अपने मन ही मन कहते हैं ये जिम एसेंस स्टोन की मदद से बनाया गया था जो कि नॉर्मल और एवरेज हंटर्स के लिए तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन यहाँ पर इस रैंक के हंटर्स की लड़ाई होने की वजह से जिम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। चेयरमैन गो को इस सब की चिंता ना होकर सबसे ज्यादा चिंता होती है कि आने वाली जेजू आइसलैंड की रेड में आखिरकार क्या होगा। और तभी हम देखते हैं बाइकेनो को। बाइकेनो के सामने होता है जापानीज हंटर आकुशी तमामोतो से। बाइकेनो अपनी एबिलिटी का यूज करके बीस्ट फॉर्म में आने लगते हैं और बाइकेनो को समझ आ चुका था कि उनका मुकाबला जापान के सबसे बेस्ट हंटर्स के साथ है, इसलिए मैं बिल्कुल भी आसानी नहीं बरत सकता। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनके हाथों और पैरों को भी तोड़ दूंगा। कुमामोटो रियलाइज करता है कि बाइकेनो की बॉडी से बहुत ज्यादा मैना बाहर निकल रही है, जिससे वो अपने आप को खुद ही कमजोर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही होती है। बाइकेनो कुमामोटो को ललचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुमामोटो अचानक से बाइकेनो के पीछे आ जाता है। बाइकेनो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे वो कुमामोटो को नोटिस कर लेते हैं और कुमामोटो बाइकेनो के हमले से बच जाता है। कुमामोटो बाइकेनो के सामने आ जाता है। बाइकेनो कुमामोटो के अंदर से आ रहे किलिंग इंटेंस को सेंस कर लेता है, लेकिन बाइकेनो को समझ नहीं आता कि उसके पास मौका होने के बावजूद भी उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। और इसके बाद हम कुमामोटो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा राहत की सांस लेते हुए अपने मन ही मन कहता है एक बार फिर से मैं बीच में रुक गया, शायद मैं एक हंटर बनने के लायक ही नहीं। बाइकेनो अपने ओपोनेंट के बारे में ही सोच रहा होता है। बाइकेनो कहते हैं शायद मेरे ख्याल से उसका नाम कुमामोटो है। मैं उसको देखकर ये कह सकता हूँ कि वो आखिरकार बहुत ज्यादा चालाक है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार वो बीच में रुका क्यों। शायद मैं ही गलत था कि हीलर्स ही केवल हैं जो कि मैजिकल बीस्ट से लड़ना नहीं चाहते, या फिर गोटोरीजी सिर्फ यही देखना चाहता है कि उसके हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं या नहीं। बाइकेनो खुश होते हुए कहते हैं अगर ऐसी बात है तो इसको मुझे अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। बाइकेनो अपने आप को चेंज करने लगते हैं। बाइकेनो की इस फॉर्म को देखकर कुमामोटो की तो हालत ही खराब हो जाती है, लेकिन बाइकेनो इस पल को न गवाते हुए कुमामोटो पर हमला कर देते हैं। बाइकेनो कहते हैं कितने शर्म की बात है कि तुम इस दुनिया में चुनिंदा इस रैंक के हंटर्स में से एक हो, लेकिन तुम बस एक कायर निकले। कुमामोटो जैसे तैसे बाइकेनो के हमले को डॉज कर रहा होता है और दूसरी तरफ पार्क जॉनसन उन सबके डुअल को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। बाइकेनो कुमामोटो के ऊपर हमला कर ही रहा होता है, लेकिन वो पीछे एक बहुत ही बड़ा धमाका देखता है। बाइकेनो जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं वो देखते हैं कि मा डोंगवॉक अब हार चुके हैं। उसी के साथ लिम टैगू भी हार गए होते हैं और उन दोनों को हराने के बाद जापानीज हंटर्स बाइकेनो के सामने होते हैं। बाइकेनो एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं लगता है चाइन से आसान टारगेट अब तुम लोगों के लिए बस मैं ही हूँ। बाइकेनो कहते हैं तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। और इसके बाद हम चाइन को देखते हैं जो कि कनाई के साथ लड़ रही होती है। इस डुअल में चाइन जीत रही होती है और कनाई को चाइन के एक भी मूव समझ नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि मिस चाइन अपने हाथों को एक तलवार के जैसे यूज कर रही होती हैं और एक के ऊपर एक कनाई के ऊपर हमले किए जा रही होती हैं, क्योंकि कोरिया में मिस चाइन को द डांसर बुलाया जाता है। चाइन को ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि चाइन के मूव इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, और जिस तरह से मिस चाइन एक के ऊपर एक मैजिकल बीस्ट को मार गिराती हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है। और ये नाम चाइन को कुछ ज्यादा पसंद नहीं होता, इसलिए कोई भी उस नाम को नहीं लेता। कनाई जैसे तैसे बच के
चाइन के ऊपर एक हमला करने की कोशिश करती है। कानाई का तभी थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है और उसी मौके का फायदा उठा के चाइन उसके सामने आके एक अटैक कर देती है। और इससे पहले कानाई को कुछ समझ आता, चाइन उसके पीछे आके उसकी पीठ को टच कर लेती है। इसका मतलब यहाँ पर कानाई हार चुकी है और कानाई को हराते ही मिस चाइन बाइकिनो की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन तभी कुमामोटो चाइन के पीछे आ जाता है। कुमामोटो कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? बाइकिनो को तो वो दोनों संभाल लेंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल करो। कुमामोटो जैसे ही चाइन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन चाइन वैसे ही कुमामोटो को नोटिस कर लेती है और बहुत तेजी के साथ पीछे मुड़ के उसके चेहरे पे बहुत सारे अटैक कर देती है। चाइन का हमला इतना तेज होता है कि वहाँ पर कोई कुछ देख ही नहीं पाता। लेकिन तभी पता नहीं कुमामोटो पे कौन सी आत्मा आ जाती है। वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और उसे ऐसे देखकर सभी जापानीज हंटर आपस में कहने लगते हैं। वो ऐसा तभी करता है जब वो अपने सारे सेंस गवा देता है और जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसे कुछ याद भी नहीं रहता कि उसने क्या किया। वो एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन वो एक स्ट्राइक स्क्वाड में होने के बिल्कुल भी लायक नहीं। हालांकि वो अकेले ही एक डी रैंक के डंजन को क्लियर कर सकता है, लेकिन ए रैंक के डंजन को क्लियर करने के लिए उसे एक टीम चाहिए होती है। लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब क्या कर दे, जो कि उसे इस रैंक का हंटर होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा बेकार बनाता है। गोटो रुइजी भी उसे देखकर कहते हैं, अगर वो किसी साउथ कोरिया के हंटर्स के ऊपर हमला कर दे तो हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है तो अभी कुछ न करो। और ये सुनकर हानिकावा कहती है, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि ये रोकने का सही वक्त है। गोटो रुइजी कहते हैं, नहीं नहीं, होने वाले नुकसान का भुगतान हम लोग नहीं कर सकते। कुमामोटो पूरा पागल ही हो जाता है। वो चाइन के चारों तरफ मंडराने लगता है और चाइन को कुछ समझ ही नहीं आता। और तभी कुमामोटो चाइन के ऊपर हमला करने ही जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जिनु आ जाता है और उसके पैर को रोक लेता है। जिनु कहता है, ऐसे बीच में आने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये ड्यूअल कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। जिनु को रोकने के बाद भी कुमामोटो नहीं मानता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे बीच में आने की, यू बास्टर्ड। वो जिनु के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, जिनु उसके दोनों हाथ को पकड़ के उसको जमीन पर पटक के उसके ऊपर बैठ जाता है। और ये सब देखकर गोटो रुइजी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो हानिकावा को कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये एक मेष टाइप का हंटर है? हानिकावा कहती है, हंटर एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिनु एक मेष टाइप का ही हंटर है। जिनु कुमामोटो के ऊपर बैठे हुए कहता है, मिस चाइन, क्यों ना आप लोग इसको कोरिया की हार मान ले। चाइन कहती है, ठीक है ठीक है। दूसरी तरफ बाइकिनो को देखते हैं जो कि हार चुके थे। तभी हानिकावा जिनु के सामने आती और कहती है, मिस्टर जिनु, आपसे गोटो रुइजी कुछ बात करना चाहते हैं। गोटो रुइजी सामने आता है और कहता है, तो आपका नाम है संग जिनु, है ना? अगर हो सके तो मैं आपके साथ एक डुअल करना चाहूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी। तो अब होगा इस रैंक के सबसे ताकतवर जापानीज हंटर का सामना जिनु से। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।